सो लास्ट क्लास में हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ लिया था, उसका पोस्टुलेट्स देखे थे और हमने ये देखा था कि वेस्पर थ्योरी का मेन यूटिलिटी क्या है, यूज क्या है। तो उसका यूज है मॉलिक्यूल के शेप को प्रेडिक्ट करना। किस बेसिस में प्रेडिक्ट करता है ये, कि हमारे सेंट्रल एटम के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। फिर हम देखेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन पेयर में कितने बॉन्डेड हैं, कितने लोन हैं। तो हमने दो कैटेगरी में स्टडी करी थी मॉलिक्यूल्स की। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके आजू बाजू सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अराउंड में कुछ बॉन्ड पेयर्स भी हैं, कुछ लोन पेयर्स भी हैं। दो टेबल बनाए थे एंड डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज अपन ने देखी थी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर या सारे के सारे बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो उसी के बेसिस में एक क्वेश्चन है हमारा कि प्रेडिक्ट द शेप ऑफ फॉलोइंग यूजिंग वेस्पर थ्योरी। मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं। फर्स्ट है BeCl2, सेकेंड इज BCl3, थर्ड इज SiCl4, फोर्थ इज H2S, फिफ्थ इज AsF5 एंड सिक्स्थ वन इज PH3। ये आर्सेनिक के पास आखिरी शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे इनका क्या, लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। एकदम प्रॉपर डिटेल में नहीं बनाना है ना, पर इतना बना लें अपन कि सेंट्रल एटम के अराउंड में कितने एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दिख जाए हमें, ये ध्यान रखेंगे बस। ठीक है, जैसे मैं आपको एक फर्स्ट बता रहा हूँ, चलो एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करेंगे। ध्यान देंगे BeCl2 में अपन कैसे करेंगे। BeCl2 में बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड क्लोरीन के आखिरी शेल में 7। बॉन्ड ऐसे बनने वाली है, और बी आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सेंटर में कौन रहेगा, BCl रहेंगे आजू बाजू। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होगा बेरिलियम के आसपास में, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक भी लोन पेयर दिख रहा है क्या आपको बेरिलियम के आसपास, नहीं। क्लोरीन के आसपास है 3-3 पेयर, बट हमें क्लोरीन नहीं देखना, हमें किसको देखना है, सेंट्रल एटम को। वी हैव टू सी सेंट्रल एटम, उसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीई कितने हो जाएंगे, 2 पेयर्स, और दोनों के दोनों बॉन्डेड है। तो ये कौन सी ज्योमेट्री होती है, लीनियर, है ना। बोथ पेयर्स आर बॉन्डेड, therefore ज्योमेट्री इज लीनियर। हमारी टेबल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला कैटेगरी कौन सी है, लीनियर की, अगर वो दोनों हमारे बॉन्डेड पेयर है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ, ज्योमेट्री इज लीनियर। सेकेंड देखो, बनाइए BCl3 का। सिर्फ इतना ही करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसके सेंट्रल एटम के अराउंड में, उसमें से कितने बॉन्डेड हैं, कितने लोन हैं। बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 2,3, तो उसके अराउंड में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के अराउंड में अगेन बोरॉन क्या होता है आपका, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बोरॉन बीच में रहेगा। पहला तो यही डिसाइड करना कि बीच में किसको रखना है। ये आपका क्लोरीन, ये रहा इसके साथ, के साथ, इसके साथ क्या बन रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, बस यही है। अरे हाँ, है ना। बोरॉन के आसपास और कोई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम बॉन्डेड पेयर, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी में
ऑल आर व्हाट, बॉन्ड पेयर्स। ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनार। ट्राइगोनल, वो टेबल में देखो अगर आपको डाउट हो रहा है तो। ट्राइगोनल प्लेनार, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बॉन्ड पेयर तो लीनियर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तीनों बॉन्ड पेयर तो ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ थर्ड वाले की तो पूछ रहा हूं। टेट्राहेड्रल कैसे पता चला? SiCl4, कौन है वो सेंट्रल एटम? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सिलिकॉन बीच में आ गया, चारों क्लोरीन ऐसे रख देना। ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, क्लोरीन के साथ रख देना। डन। तो सिलिकॉन ने चारों क्लोरीन के साथ क्या बना लिया? एक एक सिंगल बॉन्ड बन गई, और कुछ सिलिकॉन के साथ बचा क्या? यानी ये कौन सी कैटेगरी हो गई? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की कैटेगरी, जिसमें ऑल आर बॉन्डेड पेयर्स, ऑल आर बॉन्डेड पेयर्स। ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। डन। नेक्स्ट देखो, चौथा H2S, सेंटर में कौन रहेगा? भले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बट हाइड्रोजन कभी बीच में नहीं हो सकता है ना, तो सल्फर विल बी इन दी सेंटर। डन। और ये रहा हमारा एक H, ये रहा हमारा दूसरा H। हाँ अब बताइए, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के नाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है दृष्टि? सल्फर का एटॉमिक नंबर 24। आप 16, आप मेरे को 1 से 20 सुनाओगे नेक्स्ट क्लास में आओगे तो, है ना दृष्टि? हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, ठीक है। हाँ 16, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2,8,6, एक पेयर, 2 पेयर और एक एक यहां चले गए। दिख रहा है यहां पर सबको? हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, और सल्फर को भी दोनों साइड एक एक बॉन्ड बनाने की ही जरूरत है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सुन रहे हैं? तो ये बन गई एक बॉन्ड, ये बन रही दूसरी बॉन्ड। अब देखो सल्फर के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ ना, बाद में फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर करेंगे। 4, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना। 2 आर बॉन्ड पेयर्स, 2 आर लोन पेयर्स। अब जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों लोन पेयर्स हैं तो ये दो लोन पेयर आपस में भी रिपेल करेंगे, और ये बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो नहीं देने वाले। तो क्या देंगे? ये इतना करेंगे कि आपका एस और ये एच इस टाइप का शेप ले लेगा। क्या होता है ये? बेंट शेप। क्या हो जाएगा ये? बेंट शेप। अरे इट इज जस्ट लाइक वाटर। सोचो ना, वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O। इसका क्या है? एस की जगह ओ था, ओ और एस तो एक ही ग्रुप में है ना, ओ के नीचे ही तो एस है, तो वो भी इसके जैसे ही होगा। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगा? बेंट शेप। चलिए, पांचवा क्या है? AsF5। मैंने आपको बताया आर्सेनिक है ये, जिसका आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो AF आपका कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फ्लोरीन इज तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन कैसे आ जाएगा सेंटर पे? तो ये रहा AS, 5 फ्लोरीन को आजू बाजू ऐसे रख देना। ठीक है, आर्सेनिक के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है, उन पांचों के साथ वो क्या करेगा? फ्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? सिंगल 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 कोवेलेंट बॉन्ड। सुने क्या?
तो आर्सेनिक के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको? एक पेयर, 2, 3, 4, 5। कौन सी कैटेगरी है? और लोन पेयर एक भी है क्या? टोटल 5 ही पेयर है ना, और पांचों के पांचों बॉन्ड है। तो 5 पेयर ऑल आर बॉन्ड पेयर्स। बताइए ज्योमेट्री। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। समझ में आया क्या? लास्ट क्या? लास्ट इट इज जस्ट लाइक, क्या लग रहा है? इट इज जस्ट लाइक, अरे H2S के लिए बोलो ना कि H2S इज जस्ट लाइक H2O। PH3 ने कुछ सुनो कभी जिंदगी में? NH3, N के नीचे ही तो P होता है। जैसे H2O था, H2O जैसा H2S, वैसे ही NH3 जैसा PH3, है ना? तो फास्फोरस के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1, 2, 3, 4, 5। और हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा बस। समझ रहे? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कितने इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस के अराउंड में दृष्टि? फास्फोरस के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं आपको? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? 3 ही। अभी आप 3 तो बॉन्ड पेयर ही बोल दिए थे। और पेयर नहीं, देखो पेयर और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अंतर है। अच्छे देखो, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? पेयर मतलब समझते हो ना, 2 2 का ग्रुप। हाँ, 4। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जब 4 पेयर है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स 5 कैसे हुए? 8 हुए ना। अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉन्ड बनने के बाद। आप जो बोल रहे हो वो है बिना बॉन्ड बनाए। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर अब तो बॉन्ड बन चुकी है ना, तो फास्फोरस के 8 हो गए ना। इससे तो बॉन्ड बनाया वो कि उसके 8 हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए उसका। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, ओके, चलो आगे। तो कितना पेयर बोले आप? 4 पेयर। हाँ, उनमें से अब बताइए बॉन्डेड कितने हैं? दिख रहे हैं ना, 3 बॉन्ड पेयर पक्का। और एक क्या है? लोन पेयर। चलो, अब कौन सी कैटेगरी है ये? पिरामिडल। टेट्राहेड्रल की कैटेगरी है, बट टेट्राहेड्रल बन नहीं पाएगा क्योंकि चारों बॉन्ड पेयर होते तो ही टेट्राहेड्रल बन पाता। तो क्या बनेगा ये? पिरामिडल। ज्योमेट्री इज पिरामिडल। इसके अलावा अपन ने और भी ज्योमेट्री देखी ना, टी शेप, सी सॉ, है ना, बेंड तो हो गया, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सब ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगली थ्योरी चालू करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, शॉर्ट फॉर्म में वीबीटी। वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इसमें लिखिएगा वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी does not explain the formation of molecule. Vesper theory does not explain the formation of molecule. वेस्पर थ्योरी बस क्या बता रहा है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। वेस्पर थ्योरी बस यही बताया कि सेंट्रल एटम से वो लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद एक ज्योमेट्री एक्वायर कर लेंगे। बस इतना ही बताया। वो अटैच कैसे हो रहे हैं या क्यों हो रहे हैं वो नहीं बताया। तो ये लिख रहे हैं अपन कि वेस्पर थ्योरी does not explain the formation of molecule but only gave the geometry of it. But only gave the geometry of it. सिर्फ ज्योमेट्री बता के छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, फुल स्टॉप। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, टू ओवरकम दिस लिमिटेशन, टू ओवरकम
this limitation, the following two theories, the following two theories, हाइफन डाल के लिख लो, एक तो VBT, हाइफन डाल के उसी लाइन में ही, VBT एंड MOT आर स्टडीड. VBT अभी अपन पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक और जो पता है वो है हमारा MOT. MOT का फुल फॉर्म ब्रैकेट में लिख लेना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT का फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. ये दोनों पढ़ेंगे अपन, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, VBT is based on VBT is based on the knowledge of atomic orbital. VBT is based on the knowledge of atomic orbitals, comma, their overlapping, कैसे दो एटम के ऑर्बिटल आपस में आके ओवरलैप करते हैं, ठीक है. देयर ओवरलैपिंग, कॉमा, एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखते हैं, नीचे लिखना, कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम्स. मतलब अपन ये समझा रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है. सुन रहे हैं क्या? H2 मॉलिक्यूल होता है ना नेचर में, He2 नहीं होता है. तो अपन यही बताना चाहेंगे अभी कि H2 क्यों हो रहा है और He2 क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है. तो पहले अपन H2 को समझाते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस क्यों है, ठीक है. तो कंसिडर टू हाइड्रोजन एटम्स approaching each other, full stop. As these two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces as these two atoms approach each other, new attractive and repulsive forces begin to operate. जब तक दोनों एटम दूर दूर थे, समझ लो ये आपका हाइड्रोजन एटम नंबर A और ये रहा हाइड्रोजन एटम B. ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये उसका इलेक्ट्रॉन, एक ही होगा, हाइड्रोजन है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन. जब तक ये दूर थे तब तक तो एक ही फोर्स था इनके बीच में कि इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा. एम आई क्लियर? जैसे ये पास आएंगे ना, अब कुछ नए फोर्सेस डेवलप होने वाले हैं. रिपल्सिव भी होंगे और अट्रैक्टिव भी होंगे. अट्रैक्टिव कौन से होंगे? जब ये दोनों पास आएंगे तो इसका न्यूक्लियस अब इसके इलेक्ट्रॉन के अलावा इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के अलावा इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो ये दो अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होने वाले हैं, और रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे. ये दो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होगा. समझ रहे ना? तो जब भी कोई ऐसे दो एटम आकर के आपस में अप्रोच करते हैं तो कुछ नए फोर्सेस डेवलप होते हैं. अब इन फोर्सेस में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कम है, तो अल्टीमेटली दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल. देखिए, अट्रैक्शन ज्यादा था, रिपल्शन कम था, तो अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या होगा? जुड़ जाएंगे. पर अगर रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? नहीं जुड़ पाएंगे. आप समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं? रिपल्सिव फोर्सेस मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलना नहीं चाह रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो He2 में यही होता है. He2 में रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाता है, और
H2 में अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा है, इसलिए H2 बन रहा है और He2 नहीं होता। ये एक तरीका हुआ वीबीटी ने समझाने का कि क्यों मॉलिक्यूल बन रहे हैं, क्यों मॉलिक्यूल नहीं बन रहे हैं। दूसरा तरीका ऑर्बिटल ओवरलैप है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर ऑर्बिटल ओवरलैप में आते हैं। हाँ लिखो, अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्सेस लिखते हैं क्या क्या बन रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, फर्स्ट करके लिखो, फर्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, nucleus of one atom and its own electron, nucleus of one atom and its own electron, and second point लिखना, nucleus of one atom and electron of other atom, nucleus of one atom and electron of other atom, nucleus of one atom and electron of other atom। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, सिमिलरली रिपल्सिव फोर्सेस अराइज बिटवीन, similarly repulsive forces arise between, similarly repulsive forces arise between, इसमें भी दो पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी तो रिपल्शन होगा ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक, जब पास है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स, एंड सेकेंड लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, दोनों के न्यूक्लियस भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, तो न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, इन केस ऑफ H2, इन केस ऑफ H2, इन केस ऑफ H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ H2 it has been found experimentally that, it has been found experimentally that, it has been found experimentally that, it has been found experimentally that magnitude of attractive force, magnitude of attractive force is more than the repulsive force, is more than the repulsive force, full stop। As a result, as a result, as a result, they approach each other, they approach each other, they approach each other, and the system acquires minimum energy, they approach each other and the system acquires minimum energy, they approach each other and the system acquires minimum energy, resulting into a stable molecule, system acquire minimum energy resulting into minimum energy corresponds to maximum stability, है ना, मैंने उस दिन भी कहा था एनर्जी स्टेबिलिटी अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो मिनिमम एनर्जी एक्वायर कर लेंगे रिजल्टिंग इन दी, क्या लिखे, रिजल्टिंग इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल, रिजल्टिंग इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी को अपन ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट से समझाते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, according to orbital overlap concept, according to orbital overlap concept, according to orbital overlap concept, comma, in hydrogen atom, in hydrogen atom, in hydrogen atom, covalent bond is formed due to the,
इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखना, इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, covalent bond is formed due to the overlap of, due to the overlap of, due to the overlap of partially filled 1s orbitals, partially filled 1s orbitals of two hydrogen atom, two hydrogen atom. है ना, नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट का मीनिंग लिखना. अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, according to orbital overlap concept, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond, the formation of a covalent bond, according to orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms, between two atoms results by pairing of electrons, pairing of electrons present in the valence shell, present in the valence shell, present in the valence shell, having opposite spins, having opposite spins, having opposite spins. ठीक है, आप ये हाइड्रोजन का डायग्राम भी बना लेना इसके ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में. ये रहा आपका एक इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम ए, ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑफ हाइड्रोजन एटम बी. दोनों पार्शियली फिल्ड है. ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट का मतलब ही ये है, देखो जब एटम पास आ रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल भी तो पास आएंगे ना एक दूसरे के. तो जब इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहता है तो अल्टीमेटली ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग होना चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे, और ये तभी ओवरलैप करेंगे जब ये पार्शियली फिल्ड है, और ये है पार्शियली फिल्ड. जब दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन ऑपोजिट करेगा और ये लोग ऐसे करके ओवरलैप कर लेंगे. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, दिस इज हाउ अ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस. ठीक है, इसको बना लो. अब वही देखो He2 में ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज He क्या होता है? 1s2. He क्या होता है? 1s2. ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी फिल्ड, है ना, तो यहां पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, इसलिए He2 नहीं बनता है. और वही अगर मैं एनर्जी के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, ये वाला रिपल्शन वाला, तो He2 में रिपल्सिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन अट्रैक्टिव फोर्सेस. ठीक है, ये वाला बना लो बस. डन. नीचे लिखना टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. अब ओवरलैपिंग भी दो टाइप से होती है. एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जैसे ये दोनों एस वाले 1s तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा. पी वाले में जो अपन दो पी नहीं पड़े ऐसे वाले, ये लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं. समझ रहे? एक पी हमने ऐसा ही पढ़ा है, ये कर सकता है हेड ऑन ओवरलैपिंग. हेड ऑन समझ रहे ना, मतलब कोलिजन हो रहा है ना, तो दो गाड़ी का कोलिजन सीधा भी हो सकता है ऐसे वाला, या फिर चलते चलते साइड में भी टकरा सकते हैं. ओवरलैपिंग दोनों केस में हो सकती है, कोलिजन दोनों तरीके से हो सकता है. इन द सेम वे ऑर्बिटल अगर हेड टू हेड आकर के कोलाइड कर रहा है तो उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे, और अगर वो साइड से कोलाइड कर रहा है तो उसको अपन साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे. कौन सा ज्यादा इंपैक्टफुल होता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग. अरे दो गाड़ी ऐसे टकराएंगे ज्यादा डैमेज होगा ना, साइड से टकराएंगे तो थोड़ा सा बॉडी डैमेज होगा, तो ये ज्यादा
स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनती है और इस बॉन्ड को बोलते हैं अपन सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो साइडवाइज ओवरलैपिंग से कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ ऐसे साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लिया, इसको बोलते हैं अपन पाई बॉन्ड। तो दो टाइप की बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग हो रहा है ना, यही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होकर के क्या बन जाते हैं पता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर वो अपन यहां डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारी अगली थ्योरी है। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो लिखना टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग and based on this and based on this and based on this there are two types of covalent bond and based on this there are two types of covalent bond। जो अपन एक टाइप पढ़े सिंगल डबल ट्रिपल, वो तो अलग हो गया ना, वो भी तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, सिंगल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। बस वो किस बेसिस में है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के एटम के बीच में शेयर हो रहे हैं। अगर एक पेयर हो रहा होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो पेयर होंगे तो डबल और तीन होंगे तो ट्रिपल। बट ये जो क्लासिफिकेशन है किसके हिसाब से है? ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड एक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गया एंड पाई बॉन्ड एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग कैसी हो रही है। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट लिखेंगे, पहला ही डालना सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिंबल इज आधा ना, आधा ना बोलते हैं ना इसको, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसका डेफिनेशन, या ये बॉन्ड कैसे बनती है लिखो हाइफन डाल के। इट इज फॉर्म बाय एंड टू एंड, इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड, इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड। एक और वर्ड क्या दिया था मैंने इसके लिए? हेड ऑन। ब्रैकेट में लिख लो हेड ऑन। इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड या हेड ऑन, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ओवरलैप ऑफ bonding orbitals, overlap of bonding orbitals, overlap of bonding orbitals along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis, along the internuclear axis, full stop. It can be of following types, it can be of following types, it can be of following types। जैसे कि S और S ओवरलैप कर सकते हैं, हेड ऑन होगा। S के पास तो दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है ना, S तो हर जगह से सेम दिखेगा। S P के साथ कर सकता है क्या? P कौन से P वाले के साथ? Z वाले के साथ, जो PZ होगा। और एक PZ भी आपस में कर सकते हैं ना, है ना। ये वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाले हैं ही ऐसे ना, तो ये तो साइड से ही करेंगे ओवरलैप, ये वाले और ये वाले। तीन थे ना हमारे पास, PZ, PX, PY। एनसीईआरटी में इसको PZ बोला है, ये वाले को, बाकी इन दोनों को PX, PY। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की आपकी क्या हो गई? हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो ये लिखना अपन, फर्स्ट लिखना S-S ओवरलैपिंग, S-S ओवरलैपिंग। हाइफन के बस एक लाइन लिख लो, there is overlap of two half filled s orbitals, there is overlap of two half filled s orbital। ठीक है, टू हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल। दूसरा लिख, अच्छा डायग्राम में बना लो उसको, ये वाले को, s और s का ओवरलैपिंग दिखा देना। ठीक है, सेकेंड लिखो S-P, SP ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग। अब लिखने का जरूरत नहीं, सीधा डायग्राम बना लो, हो जाएगा ना, समझ जाएंगे ना क्या क्या होगा उसमें। एक पार्शियल फील्ड S होना चाहिए और एक पार्शियल फील्ड P होना चाहिए। पार्शियल फील्ड का मतलब समझ गया ना, अगर हमारे पास P के तीन ऑर्बिटल होते हैं
तो उसमें P आधा ही भरा होना चाहिए, ऐसा, इसको बोल रहे हैं अपन पार्शियली फिल्ड, ठीक है। और थर्ड लिख लो PP, PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, डायग्राम बना लो बस, इसको ABC नाम दे देना ना, A B and C, PP ओवरलैपिंग। अब इसको आपने फर्स्ट दिया था, सेकेंड बॉन्ड लिखेंगे पाई बॉन्ड, लिख लो सेकेंड पाई बॉन्ड, सिंबल भी लेना पाई बॉन्ड, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, यहां भी ओवरलैपिंग होगी बट वो साइड वाइज होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप in such a way that 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 their axes remain parallel to each other, their axes remain parallel to each other, their axes remain parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. Their axis is parallel to each other and perpendicular to the internuclear axis. Internuclear वर्ड हमने इसमें भी यूज किया था ना, अब दोनों का मीनिंग समझना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब ये है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस सेंटर में, और ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां ओवरलैपिंग भी ऐसे ही हो रही है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वही है, यानी कि दोनों अलोंग में है, इसलिए वहां पे अलोंग वर्ड लिखे थे, देखो एक बार पढ़ के, सिग्मा बॉन्ड में it is formed by end to end overlap of bonding orbital along the internuclear axis, मिला। और यहां अपन ने परपेंडिकुलर लिखा है, इसका मीनिंग समझना। यहां क्या बोल रहे हैं अपन, देखो एक्सिस क्या होती है, ये आपकी क्या है, अगर ये दोनों px हैं तो ये आपकी px और ये px, ये तो हो गया ना एक्सिस, ये py, ये py, y एक्सिस x एक्सिस, तो इनकी खुद की आपस में एक्सिस कैसे है, पैरेलल है। और इनका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, इससे परपेंडिकुलर है। इनके आपस में खुद के एक्सिस आपस में पैरेलल है, बट इनके एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। यहां पे वो अलोंग में थे, इसका एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दे वर अलोंग दैट सेम लाइन, बट यहां पे दे आर परपेंडिकुलर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, है ना, अगर ओवरलैपिंग भी ऐसे ही करेंगे आके तो दोनों अलोंग है, और यहां पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर इनका जो खुद का एक्सिस है वो पैरेलल में है, जब पैरेलल होंगे तो ओवरलैपिंग ऐसे करेंगे तो वो परपेंडिकुलर हो गया आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है। ओके, तो वही लिखे अपन कि इट इज पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखिए आपको दोनों परपेंडिकुलर, ये रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये रहे दे उनके खुद के एक्सिस जो आपस में पैरेलल में है, बट दे आर परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। full stop. The orbitals formed due to the orbitals formed due to the orbitals formed due to साइडवाइज ओवरलैपिंग, जैसे उसमें अपन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग कहा था, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहा था, यहां क्या वर्ड यूज करेंगे, साइडवाइज ओवरलैपिंग। द ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू साइडवाइज ओवरलैपिंग consist of two saucer, SAUCER, saucer clouds, saucer type clouds लिखना, saucer type clouds above and below the plane of 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 participating atoms, above and below the plane of participating atoms। सॉसर क्या होता है,
पहली बार सुने क्या वर्ड? हाँ, अरे कप एंड सॉसर। कप है ना, वो ठंडा करने के लिए आप सॉसर में डालते हो ना कप से चाय को। हाँ, कप के नीचे लगाते हैं जो। तो क्या हुआ, ये आपकी मान लो ये पीएक्स वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो दिस इज पीएक्स ऑफ वन एटम, दिस इज पीएक्स ऑफ अनदर एटम, दोनों आपस में ओवरलैप कर लिए और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बन गई। अभी जो हमने लिखा उसका मीनिंग क्या है समझना। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? यहां पे ऊपर और नीचे। तो एक सॉसर टाइप का अरेंजमेंट ऊपर बनेगा और एक सॉसर टाइप का अरेंजमेंट नीचे बनेगा। दीज आर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ही है ना। यहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन यहीं पे बीच में ही थे, बट यहां इलेक्ट्रॉन कहां है? ऊपर और नीचे। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम्स। ये इन दोनों का न्यूक्लियस है। ठीक है, बना लो इसको। ये तीनों डायग्राम बना लो। ठीक है, दोनों में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सी है? हाँ, सिग्मा। सिग्मा एंड पाई में स्ट्रॉन्गर इज सिग्मा। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर वो होगी जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, समझ रहे हैं क्या? जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, और ओवरलैपिंग तो ज्यादा हेड ऑन में ही होगी। साइड में तो सिर्फ टकरा के जा रहे हैं ना वो लोग, तो इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं दिखेगी हमें साइड वाइज। ठीक है, तो नोट करके लिख लो उसको भी कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, नोट करके लिखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन, the strength of a bond depends upon the extent of overlapping। किस हद तक एक्सटेंट मतलब वही हुआ ना, किस हद तक ओवरलैपिंग हुई है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, द ओवरलैपिंग takes place, in case of sigma bond the overlapping takes place to a larger extent। क्या हो गया? To a larger extent, to a takes place to a larger extent, hence it is stronger as compared to pi bond, hence it is stronger as compared to pi bond, hence it is stronger as compared to pi bond। ठीक है, आपने जो सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हैं ना अपन, इनमें सिंगल बॉन्ड क्या होती है? सिग्मा होती है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और दूसरी, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बाकी दोनों पाई। ये होता है। ये अभी अपन पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। नेक्स्ट हिंट डाल लो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एज द नेम सजेस्ट, है ना, ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, है ना, और मिक्स होने के बाद कुछ नए बनाएंगे ऑर्बिटल्स। और ये मिक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है, देखो एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल्स का शेप और एनर्जी क्या होता है? अलग अलग होता है। एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है ना, पी तीन होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, इसलिए मैंने तीन बनाए हैं। इन तीनों की एनर्जी भले सेम होगी आपस में, बट इन तीनों की एनर्जी एस से तो ज्यादा होती है। अरे हाँ, है ना। मतलब मैं 2s की बात कर रहा हूं तो 2s की एनर्जी 2p से, 2s की एनर्जी 2p से कम होगी।
2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी, राइट। आपस में तीनों क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, याद है? 2px 2py 2pz का एनर्जी क्या होता है तीनों का? सेम, दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या होता है ना, एनर्जी और शेप अलग अलग होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स उतने ठीक तरीके से कोलाइड नहीं कर पाते हैं या ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल्स को आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। पर ये विद इन दी एटम होता है, सुन रहे हैं? मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताएंगे, और नया वाला 1s2 2s2 2p2 2p2। अगर मैं इसको वो बॉक्स वाला बनाऊं ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 1s2, करेक्ट। ये हो जाएगा 2s2, और 2p2 कैसा रहेगा? दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये होगा। अगर मैं ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की बात करूं, ध्यान से सुनना ना। अगर हम ये जानते हैं ना कि कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंसी होती है ना कार्बन की, ये तो पता है ना सबको। कार्बन टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये याद है ना? ठीक है। नाउ अगर अपन ऑर्बिटल ओवरलैप का कंसेप्ट समझे, तो वहां अपन ने अभी क्या बात करी थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, करेक्ट। कार्बन के पास कितनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? 2 ही हैं। तो ऐसे में तो ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, कार्बन तो 4 बनाता है। तो होता क्या है ना, ये कार्बन का कहलाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाता है? ग्राउंड स्टेट, यानी कि लो एनर्जी का स्टेट। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में रहता है ना, तब एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s जंप करके चला जाता है कहां पर? 2p में। अब आपको दिख गया 4 हाफ फील्ड, अब इसकी वैलेंसी आप 4 बोल सकते हो। यहां देख करके तो वैलेंसी आप 2 ही बोलते कि सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे और ये भी दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। बट अब तो 4 हो गए ना, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा ही होगा। आपको दिख रहा है ना 4 अनपेयर्ड। तो कार्बन कुछ इस फॉर्म में रह करके बॉन्डिंग करता है, एम आई क्लियर? यानी उसका 2s और 2p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, 2px 2py 2pz, यही आपस में ओवरलैप करके नए नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक s और एक p आपस में कंबाइन करते हैं, इसको मैंने समझाने के लिए बीच में आपको बताया भी था कि अगर आप एक रेड पेंट का डब्बा लोगे और एक व्हाइट पेंट का डब्बा लोगे और दोनों को मिक्स कर दोगे, अभी तक जब दोनों मिक्स नहीं थे, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग थी, राइट। मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा? एक ही टाइप का कलर बन जाएगा। अब आपके पास 2 डब्बे पिंक कलर के हैं। इन द सेम वे आप अगर एक s को और एक p को मिक्स करेंगे, तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या नाम हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इनका शेप हो जाता है एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ से ओवरलैपिंग हुई या एक तरफ से मिक्सिंग हुई, तो ये वाला लोब बड़ा हो गया, ये छोटा रह गया। समझ रहे हैं क्या? तो अब ये जो बना है ना, ये एक ही तो नहीं, 2 बनेंगे ना। तो एक और इस टाइप का बनेगा, पर ये दोनों आपस में मिक्स होकर के या अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, कैसे? लीनियर। ये 2 ऑर्बिटल हो गए ना, एक ऑर्बिटल इस छोटे और इस बड़े को मिला के एक ऑर्बिटल है, ये छोटा और ये बड़ा मिला करके दूसरा ऑर्बिटल है, और आपस में दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ रहे हैं क्या? तो ये 2 कार्बन है एक्चुअली में। ये क्या है हमारे, सॉरी, एक ही कार्बन के 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। एक ही कार्बन के 2 कार्बन नहीं, सॉरी, एक ही कार्बन के 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। अभी भी इसके पास 2p पड़ा हुआ है ना। अरे अपन तो एक ही p लिए ना, p तो 3 थे, आपने एक s और एक p लिया। कौन सा वाला p लिया? ये लेटा वाला p लिया। अभी 2 खड़े वाले p बचे ना, एक सीधा खड़ा और एक टेढ़ा खड़ा वाला p। तो वो 2 अभी भी इसके पास है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। क्या है वो? अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब मैं वापस कार्बन बना रहा हूं, ध्यान देना। ये रहे हमारे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और ये रहे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसलिए मैंने इसको फुल बनाया है। आपको डायग्राम समझ में आएंगे? ये एक कार्बन है जो कि किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसा दिखेगा। समझ गए क्या? आपको वो याद है इथाइन?
CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन का पहला मेंबर, 2 कार्बन वाला अल्काइन का पहला मेंबर इथाइन। यहां 2 कार्बन है ना, ये दूसरा कार्बन भी सेम ऐसे ही बना रहा हूं, ध्यान देना। इसका भी ऐसा ही मैंने एक S और एक P को हाइब्रिडाइज कर दिया, और 2 जो P बचे थे वो कैसे हो गए, अनहाइब्रिडाइज्ड। ये मैंने ऐसा बनाया अभी, 1 sp हाइब्रिडाइज कार्बन, एनदर sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और दोनों के 2 P अनहाइब्रिडाइज कंडीशन में पड़े हुए हैं। मैं क्लियर, यहां तक समझ में आ गया? अब ये दोनों जब दोनों पास आएंगे तो ये कौन सा टाइप का ओवरलैपिंग होने वाला है, पीपी ओवरलैपिंग। यहां से आपको P दिख रहा है, ये P दिख रहा है, आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप करेंगे। ये किस टाइप का ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन की साइड वाइज? ये साइड वाइज है, ये दोनों हेड ऑन हुआ ना। ये कैसा टाइप का ओवरलैपिंग है, देखो ना, इनका न्यूक्लियस भी यही है, ये इसी के अलोंग ये ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं। तो अलोंग वाला क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है। तो ये आपकी बन जाएगी क्या, सिग्मा बॉन्ड। और जब ये दोनों पास आएंगे तो ये भी तो पास आएंगे अनहाइब्रिडाइज वाले, तो ये बना लेगा इसके साथ ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड, और ये बना लेगा इसके साथ ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड, सॉसर वाला। ठीक है, तो अब क्या बन गया हमारे पास, ये सिंगल बॉन्ड बनी थी हेड ऑन ओवरलैपिंग से, एक डबल बॉन्ड बनी इन दोनों के ओवरलैपिंग से, और एक डबल बॉन्ड बनी एक और ऐसा। अभी भी क्या बचा है हमारे पास, कौन सा एक ऑर्बिटल बचा है अभी भी, कौन सा, ये दोनों बचे हैं ना, तो आएगा ना ये H, तो ये H आएगा इधर से, H आएगा इधर से, ये बन गया हमारा इथाइन। समझ में आ रहा है? तो जहां आप कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड देखोगे ना, समझ जाना वो कार्बन किस टाइप का हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। वो इस तरीके से अपने आप को रखा होगा, उसने अपना एक s और एक p मिला करके 2 नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए होंगे, और वो दोनों अपने आप को कैसे अरेंज कर लेते हैं, लीनियरली। दोनों अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, लीनियरली। एम आई क्लियर, sp समझ में आया? ऐसी sp2 होता है जिसमें एक s और 2 p, कोई से भी 2 p आपस में कंबाइन करते हैं और 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे। पहले 2 मिक्स हो रहे थे, दो नए बने, और नाम क्या पड़ा, sp हाइब्रिडाइज। अब 3 मिक्स होंगे तो 3 नए बनेंगे, और तीनों का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दे विल अरेंज देमसेल्फ इन दिस मैनर, ट्राइगोनल प्लेनार। थोड़ा सा रिलेट करो वेस्पर थ्योरी से, कि जब 2 थे तो लीनियर, 3 थे तो ट्राइगोनल प्लेनार, तो 4 होंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये तीनों अपने आप को ऐसे अरेंज कर ली। अभी भी एक पी बचा है ना, अभी भी एक पी बचा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो ये रहा एक कार्बन, ये रहा एक कार्बन अपना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाला। क्या होगी दोनों के बीच में, हेड ऑन ओवरलैपिंग। दोनों के पास एक पी अभी भी खाली है ना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये बन गई सिग्मा बॉन्ड सीसी के बीच में, और ये दोनों क्या बनाएंगे, और ये दोनों बच गए ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका क्या नाम था, इथीन। क्या था ये, एल्कीन का पहला मेंबर, इथीन। तो कार्बन डबल बॉन्ड मतलब दोनों कार्बन कैसे हाइब्रिडाइज होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें देखा हमने दोनों कार्बन कैसे होते हैं, sp हाइब्रिडाइज, दोनों इस फॉर्म में रहेंगे। ये एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये दूसरा sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दोनों ऊपर वाले अनहाइब्रिडाइज वाले क्या किए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, रिजल्टिंग इन 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। यहां पे कितना बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड बना इसके कारण, और एक पाई बॉन्ड बना, सॉरी, एक पाई बॉन्ड बना इनके कारण। एम आई क्लियर? और sp3 लास्ट, तीनों p और एक s, कोई भी p नहीं छोड़ना है। चारों ऑर्बिटल को लेंगे तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 4। अरे 2 डब्बे को पेंट का मिक्स किया तो 2 नया बना था ना, वैसे ही 4 को मिक्स करेंगे तो 4 नए बनेंगे। अब ये 4 आपस में एक दूसरे को रिपेल करके
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एक्वायर करेंगे लाइक दिस, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। ये एक कार्बन है विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हो गया? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा, ये क्या है हमारा? मीथेन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन की, याद है? एल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, डबल बॉन्ड कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आपके sp हाइब्रिडाइज होते हैं। समझ गए क्या? ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, डेफिनेशन और इसके भी कुछ पॉइंट्स लिख करके, ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके बाद हमारा एमओटी बचेगा बस, ठीक है? चलिए, थैंक यू।